नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, अभी जस्ट हम करंट न्यूज़ लेके आए हैं कि अभी-अभी जो है, बहुत इंतज़ार था सबको कि कब कैबिनेट बनेगी मध्य प्रदेश की। तो आखिरकार सोमवार आज यानी कि दोपहर साढ़े 3 बजे नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद हम कह सकते हैं। तो हम क्योंकि शपथ ग्रहण तो हो ही जाएगा, चलिए वो चलता रहेगा। हम एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा-सा क्योंकि 28 विधायक जो हैं मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसमें से 18 कैबिनेट, 6 राज्य स्वतंत्र प्रभार के और 4 राज्य मंत्री जो हैं वो रहेंगे। तो इसमें लिस्ट जो है राकेश जी, अगर हम साथ-साथ में लिस्ट भी खोल लें, ज़्यादा क्लियर तो नहीं पर इसमें लिस्ट मैं आपको दिखा पाऊँगा, ये है लिस्ट। जी, ठीक है सर? इसमें जो जी, लिस्ट में आप ये देख पा रहे हैं, ये सब कैबिनेट मंत्री हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ऐदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह ये जो सांसद जीते हैं, प्रहलाद पटेल ये जो मंत्री जीते हैं, कैलाश विजयवर्गीय ये महासचिव बीजेपी के एक बड़ा नाम, करण सिंह वर्मा, संपत्तिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मल भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप और राकेश शुक्ला। और ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार। राज्य मंत्री हैं राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल। तो ये लिस्ट है राकेश जी, जो हम अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो पहला रिएक्शन आपका इस लिस्ट को देखने के बाद, क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल उसी के मुताबिक है या यहाँ भी बीजेपी ने चौंकाया है? देखिए इस पूरी सूची पे अगर हम ध्यान दें, ये पूरी की पूरी लिस्ट पे अगर हम ध्यान दें, तो इस सूची के ज़रिए भी बीजेपी ने चौंकाया है। हुँ, जो अगर हम कहें कि पार्टी में अगर वरिष्ठता का ध्यान दे अगर हम रखें, तो आप देखेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी में बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इनका लंबा अनुभव रहा है। और इस लिहाज से इनको कैबिनेट में जगह दी गई है। आपने देखा प्रहलाद पटेल, ये भी एक जाना-पहचाना नाम है, इनको दी गई है। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादातर लोग हैं, उनका उस तरीके से राजनीतिक करियर या उस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में या राष्ट्रीय राजनीति में उस तरीके से इनका प्रखर योगदान नहीं है। लेकिन पार्टी ने इनकी योग्यता, इनकी क्षमता और कार्य करने की पद्धति, इनको ध्यान में रखते हुए इनको मंत्रिमंडल में जगह दी है और पार्टी ने एकदम से नई टीम को इन्होंने एक तरीके से वरीयता दी है। इसमें संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। इसमें कहते हैं कि नए और पुराने दोनों चेहरों का जो एक संतुलित तालमेल है, उसको बिठाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी कैबिनेट राज्य की जनता को देने की कोशिश की गई है, जो कि उनकी उम्मीदों को पूरा करे। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कि अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जो कि अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जनता के बीच जो उनकी छवि है या लोगों से जो एक कहते हैं कि जो कनेक्ट विद द पीपल, ये जो एक फैक्टर है, इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं हमारे अपने जेपी नड्डा साहब, उन्होंने भी इसी बात पे फ़ोकस किया था कि हम ये देखते हैं कि जनता के साथ किसके क्या संबंध है, किस तरीके से वो जनता के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कहीं गुस्से वाला तो नहीं है, कहीं लोगों को झिड़क तो नहीं देता है। तो ऐसे तमाम छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसको लेकर के पार्टी जो है वो अपनी कवायद करती रहती है, इनपुट लेती रहती है और उसकी झलक यहाँ कैबिनेट में साफ-साफ दिख रही है। तो ये जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट में संतुलन है, नए चेहरों का, अनुभवी चेहरों का और युवा चेहरों का और जो उम्र-दराज है, सबके बीच एक संतुलित कैबिनेट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार में अभी आपको देखने को मिलेगा 3:30 बजे जब शपथ ग्रहण होगा। तो मैं इसे एक बहुत ही अच्छा, सफल और सुनियोजित प्रयोग कहना चाहूँगा। राकेश जी, इसमें जातिगत एक बार फिर से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। 12 मंत्री ओबीसी कोटा से लिए गए हैं, इसके अलावा जनरल कैटेगरी से 7,
अनुसूचित जाति एससी से 5 और अनुसूचित जाति जनजाति एसटी से 4 विधायक जो हैं मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो यहाँ भी बड़ी अच्छी एक कारीगरी साधी है। हमने देखा कि पिछले दिनों एमपी के जो मुख्यमंत्री वो 3 बार दिल्ली की दौड़ लगाई उन्होंने, वहां पे अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से भी मैंने सुना था उनकी मुलाकात हुई थी। तो आपको लगता है कि ये दौड़ भाग इसीलिए थी कि किस तरीके का बैलेंस बनाया जाए? देखिए मंत्रिमंडल के ज़रिए जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताया है, मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों का चयन है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हों या राज्य मंत्री हों, उन सबको उचित प्रतिनिधित्व देने की जो कोशिश थी, उसी कोशिश का ये परिणाम रहा है कि ये नाम आपके सामने उभर कर आए हैं और इन्हीं नामों को अंतिम रूप देने के लिए बार-बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में पार्टी के आलाकमान से विचार-विमर्श करने के लिए गए थे। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं और जिस तरीके से आपने अभी आंकड़ों की बात की कि इतने जो मंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा ओबीसी से हैं, उसके बाद जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं, फिर एससी से हैं, फिर एसटी से हैं। तो ये पूरी की पूरी जो आप सूची देख रहे हैं, इस सूची में कहीं से भी आपको 19-20 का फ़र्क नज़र नहीं आएगा। क्योंकि सूची जनता के सामने आने से पहले कई स्तर पर इस सूची की जाँच की जाती है, इसकी पड़ताल की जाती है और इसका फिर वापस से इसके अलग-अलग पहलुओं की भी पड़ताल की जाती है। यानी कि जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, उन सबका जो बायोडाटा है, वो कई स्तर पे, कई एजेंसियों के ज़रिए खंगाला गया है। उसके बाद उनका नाम निकल के यहाँ सामने आया है। तो इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहें कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी इस सूची में शामिल हैं, वो उनकी योग्यता है, वो उनकी क्षमता है, वो उनकी काबिलियत है और जनता के बीच उनकी अपनी पहचान है, जनता के साथ मिलकर जनता के सुख-दुःख में रहने और उनके काम को आगे बढ़ाने का उनका अपना एक पृष्ठभूमि है और उसी पृष्ठभूमि को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उसके लिए जो कैबिनेट है और उस कैबिनेट में जिन-जिन लोगों को जगह दी गई है, उन सबके नामों का चयन किया गया है। राकेश जी, इसमें एक बात देखने वाली है कि सबसे पहले तो हम ज़िक्र कर लें कि अच्छा होगा वो ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान का। हमने देखा कि रमन सिंह को भले ही मंत्री नहीं बनाया पर एक ऐसा पद दे दिया कि ना सीएम से ऊपर ना सीएम से नीचे एक आप कह सकते हैं कि वो अपने तौर पे एक विधानसभा अध्यक्ष हैं और सीएम अपने तौर पे लीडर हैं, हाउस ऑफ द लीडर हैं, एक तरह का तालमेल बन गया वहाँ पे। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को डेफिनिटली कैबिनेट में रखना मुश्किल था, हालाँकि ये एग्ज़ाम्पल एमपी में पहले पेश हो चुकी है। बाबू सिंह गौड़ को यहाँ पर बाबू जो थे वहाँ मुख्यमंत्री, उनको यहाँ पे फिर कैबिनेट में जगह मिली और उन्होंने काम किया वहाँ पर, मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी। राजस्थान में भी ये कम संभावना है कि वसुंधरा राजे का नाम कैबिनेट में दिखेगा आपको लिस्ट में। लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह का नाम नहीं होना क्या चौंकाता है? नंबर 1। नंबर 2, ये संकेत क्या है कि अब राज्य में नहीं, आपको केंद्र में ही आना है और काम करना है? देखिए, शिवराज सिंह का जो कद है, शिवराज सिंह चौहान का जो ओहदा है, जो एक छवि है, उसको देखते हुए शिवराज सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में या राज्य की राजनीति में समायोजित करना बड़ा कठिन था। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपने आप में एक उन्होंने अपने काम की बदौलत जो अपनी छवि बनाई है, जो अपना ओहदा बनाया है और उनकी जो अपनी पहचान जो राज्य में है या देश में है, वो काफ़ी अलग है, निर्विवाद हुँ, है और हुँ, वो एक अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। हुँ, तो इसलिए पार्टी ने उनके लिए जो मुझे लगता है कि पार्टी ने काफ़ी सोच समझ के उनके लिए निर्णय लिया होगा और इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र में सरकार की बजाय उनको संगठन में बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। ख़ास तौर से तब जब अभी 2024 के शुरुआत में ही आप देखेंगे मार्च में मुझे लगता है मार्च-अप्रैल के आस-पास जो है सो कई चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो उसमें पार्टी को शिवराज सिंह जैसे जनाधार वाले नेताओं की बहुत सख्त ज़रूरत होगी, जो संगठन के स्तर पर पार्टी को जनता के बीच और मजबूती से जोड़े। तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर में आप देखें कि देश में जो सबसे ज़्यादा आबादी है, वो ओबीसी की है। शिवराज सिंह चौहान उस ओबीसी वर्ग का एक बड़ा नाम है, एक चेहरा है। तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़े लक्ष्य के लिए, बड़े कार्य के लिए मध्य प्रदेश से उनको कार्यमुक्त किया है और उनको अब उनका इस्तेमाल जो है, वो राष्ट्रीय राजनीति में संगठन को मजबूत करने में
और ये जो आम चुनाव आ रहा है 2024 का, उस आम चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी उनका उपयोग किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और उसके जरिए पार्टी को मजबूती दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है ये सारा जो फ्रेमवर्क है, ये सारी जो रणनीति है, वो पार्टी नेताओं को अच्छी तरीके से पता है और इसीलिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को भारी जीत मिलने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर निकाला है और उनका इस्तेमाल वो राष्ट्रीय राजनीति में करेंगे, संगठन में करेंगे। मुझे ये लगता है क्योंकि गोपीनाथ मुंडे को भी इसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति से केंद्र की राजनीति में लाया गया था, अगर आपको याद हो तो। आपने देखा होगा जी, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने गोवा से बाहर निकाल के केंद्र की राजनीति में लाया था। हालांकि वहां बहुत कद्दावर नेता थे, सब कुछ था, जीत रहे थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद लाया था क्योंकि पार्टी अपनी जरूरत के हिसाब से, राष्ट्रीय हित के हिसाब से और संगठन के हित के हिसाब से पार्टी निर्णय लेती है, फैसले लेती है और इसलिए उनको, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से बाहर निकाल के उनको राष्ट्रीय राजनीति में और संगठन के काम में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जी। और एक सवाल ये भी कि मोहन यादव के जो कैबिनेट में मंत्री बने हैं, उनमें कुछ बहुत बड़े चेहरे भी हैं। जो केंद्रीय मंत्री कुछ रहे हैं, वो भी आ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय अपने आप में बड़ा चेहरा है। तो क्या वो सहज महसूस करेंगे उनके अंडर काम करना? क्योंकि वो वरिष्ठता में आगे रहे हैं। तो अब लगता है आपको कि ये सहज हो पाएगा? देखिए, सहजता असहजता की बात भारतीय जनता पार्टी में उतनी मायने नहीं रखती। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, वो है संगठन। एक ही बात मायने रखती है, वो है पार्टी। एक ही बात मायने रखती है, वो है अनुशासन। एक ही बात मायने रखती है, वो है कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को बेहतर तरीके से निभाना है और अगर हम दायित्व बेहतर तरीके से निभाएंगे, तो पार्टी ने जो अभी हमें जिम्मेदारी दी है, कल को उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो पार्टी में इस चीज को लेके कभी कोई दो मत होती ही नहीं है। जिसको छोटा या बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। छोटा या बड़ा संगठन के द्वारा दिया गया दायित्व नहीं होता है। छोटा या बड़ा जो है, वो आपके अपने कर्म होते हैं। अगर संगठन ने छोटा भी दायित्व दिया है, आपने उसको बेहतर तरीके से करके दिखा दिया, तो संगठन आपको और बड़ा दायित्व देगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस नजर से किसी भी काम को नहीं देखते कि ये छोटा है या बड़ा है। वो इस नजर से देखते हैं कि संगठन ने जो दायित्व और जिम्मेदारी दी है, उसे हमें कितने बेहतर तरीके से निभाना है। ये एकमात्र लक्ष्य उनका होता है। और एक बात कि चलिए चुनाव जीत लिया, मंत्रिमंडल भी हो गया, आपने सही कहा कि बीजेपी का एक काम करने का तरीका है कि यहाँ पर सीनियर जूनियर वाली कहानी नहीं रहती है। यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, बीजेपी का एक बहुत बड़ी बात है ये। तो इसलिए ये सवाल जो है यहाँ पर नल एंड वाइड हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये कि आपने इतने एमपीज को और मिनिस्टर्स को चुनाव लड़ा दिया, अब वो मंत्री भी बन गए यहाँ पर राज्य में। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो उनकी पूर्ति कैसे होगी? उनकी जो जगह खाली हुई है, वो बड़े चेहरे थे और चेहरे के दम पे भी चुनाव जीते जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें कि रीति पाठक को आपने रिजाइन करवाया और उसके बाद आपने विधानसभा का चुनाव लड़ाया लेकिन मंत्री नहीं बनाया। तो क्या ये संकेत है कि उन्हें दोबारा एक बार फिर से एमपी का चुनाव लड़ाया जा सकता है? क्योंकि इस बार कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है, उसको आप थोड़ा-सा समझ लें, तो कांग्रेस इस बार बड़े चेहरों को उतारने जा रही है लोकसभा के चुनाव में। फिर वो राजस्थान के गहलोत साहब हों, सचिन पायलट हों या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, जैसे बीजेपी ने किया कि एमपीज और मिनिस्टर्स को उतार के विधानसभा में चुनाव लड़ा दिया, ऐसे ही कांग्रेस बड़े चेहरों को जो राज्य में लड़ती रही है, मुख्यमंत्री या अन्य पदों पर रहे हैं, उनको जो है अब लोकसभा का चुनाव लड़ाना है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी कि उन चेहरों के खिलाफ आप किसको उतारेंगे जबकि आपने बड़े चेहरों को अब राज्य में सेटल कर दिया है। क्या ये रहेगा चुनौती? देखिए, चुनौती उस तरीके से नहीं रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्लान या चुनावी एजेंडा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरों तक केंद्रित नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अगर बड़े चेहरे को विधानसभा चुनाव में उतारती है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उन बड़े चेहरों की मौजूदगी का फायदा लेना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को भी कहीं भी उतार सकती है और उसमें बड़ा या छोटा जैसी कोई चीज नहीं होती।
आप समझ रहे हैं मैं हुँ, क्या कह रहा हूँ? हुँ, अगर अगर किसी को ये संदेश है या किसी को ये लगता है कि आप बड़े हैं, आप छोटे हैं और आप ऐसा पार्टी की नज़र में सब कोई कार्यकर्ता है। आप कितना दायित्व अपना अच्छे से निभाते हैं, उसके आधार पे पार्टी आकलन करती है। तो इसलिए पार्टी ने अपने तरीके से निर्णय लिया और सांसदों को या आप जिनको बड़ा चेहरा कह रहे हैं, उनको भी चुनाव मैदान में विधानसभा के चुनाव में उतार दिया और उसमें से कुछ को पार्टी ने अपने नज़रिए से जो सही पाया, उसके हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी, कुछ को जगह नहीं दी। ये पार्टी का फैसला है और पार्टी इसको लोकतांत्रिक तरीके से इस फैसले को अमल में लाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, रही बात कांग्रेस की रणनीति की, तो कांग्रेस की रणनीति हमेशा से ढीली-ढाली रणनीति रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे आम स लोकसभा चुनाव हो। इसमें कांग्रेस की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस अगर अपने तरीके से उम्मीदवार उतारती है, कांग्रेस बड़े चेहरे को लोकसभा में उतारती है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जनाधार सिमटता जा रहा है। कांग्रेस को काम करने का मौका जहाँ-जहाँ जनता ने दिया, उसके बाद कांग्रेस काम नहीं कर पाई और जनता ने उनको नकार दिया। 3 राज्य इसके उदाहरण हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश में लगातार कोशिश के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ पाए। छत्तीसगढ़ में लोगों ने नकार दिया, राजस्थान में लोगों ने नकार दिया। तो ये जनता ने नकारा है और जनता के आगे किसी की नहीं होती। जनता जनार्दन होती है, उसके फैसले सबको स्वीकार करने होते हैं, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो काम करने की रणनीति है। जनता का हित, देश का हित और आम लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिश होती है और उसमें आम लोगों का फैसला होता है। जो देश में बार-बार चुनाव हो रहे हैं और बार-बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का विकास करती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के हितों के लिए काम करती है और लोगों को भी ये भरोसा है कि आज के दौर में, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें फिर इसलिए कांग्रेस का एक ये तर्क रहता है कि देखिए चुनाव तो हम भी जीते हैं, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, उसमें भी कांग्रेस का एक तर्क रहता है। देखिए, चुनाव उन्होंने भी जीता है, लेकिन चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस जीतती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसमें अंतर होता है। चुनाव में जो एक धर्म की बात की जाती है या फिर कहते हैं अल्पसंख्यक वोटों की बात की जाती है, तुष्टीकरण की बात की जाती है। ऐसे मामले को उठा करके एक धर्म संप्रदाय विशेष के लोगों का वोट हासिल करके चुनाव जीतना, कोई सही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इसको एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। आप अगर किसी तुष्टीकरण की नीति अपना करके किसी संप्रदाय और किसी अल्पसंख्यक धर्म विशेष के लोगों का वोट हासिल करके आप ध्रुवीकरण करके आप चुनाव जीतते हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। तो इस बार आप तो जो है कांग्रेस जातीय जनगणना वाला कार्ड ज़्यादा खेलने के मूड में थी। मैं कह रहा हूँ ना कि आप इस तरीके से आपने देखा नहीं चुनाव से ठीक पहले जो है, उन्होंने जनगणना करा ली। जातिगत गणना कराने की क्या ज़रूरत थी? अरे! मैं कहता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि सबके लिए हमारे यहाँ जो काम। जाति है वो गरीबी है, हमारे यहाँ हुँ, जो जाति है वो अशिक्षा तो ये आधार हो सकता है, आप मुद्दों की बात करो ना। आप हुँ, समाज को तोड़ने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप ऐसे तो इस तरीके से चुनाव जीतने को कोई चुनाव जीतना नहीं कहते रोहित जी। ये जो हुँ। है ये जनता को बरगलाने वाली हरकत होती है। भारतीय जनता पार्टी एकदम ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और डेमोक्रेसी में जो डिफाइंड प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करके लोगों के बीच जाती है, चुनाव जीतती है और जो कहती है वो करती है। जी, तो और राकेश जी ये ये 28 चेहरे तो तय हो गई है। आपको लगता है कि जितना 28 चेहरों को तय करने में लगाना पड़ा या जितना समय लगा, उससे ज़्यादा समय पोर्टफोलियो तय करने में भी लग सकता है? बड़े ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया और बड़े ही कहते हैं ना कि पारदर्शी तरीके से इन नामों से जुड़े हुए तमाम तथ्य मँगाए, आंकड़े मनाए और उन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सबके साथ चर्चा करके फैसला किया और वो नाम आपके सामने है। यहाँ कोई तिकड़म नहीं होता, ये बहुत ही संगठित पार्टी है, कैडर की पार्टी है और हाँ, हर फैसला और हर फैसले के ज़रिए हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, ये बात तय है। लेकिन फैसले की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है, ये बात हम सबको ज्ञात है। तो मतलब अब पोर्टफोलियो बाँटने की प्रक्रिया भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि देखिए, बड़े चेहरे हैं तो पोर्टफोलियो को लेकर के हमेशा से जो एक धारणा रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं और उनके अलावा जो लोगों की जो अपनी विशेषज्ञता है, हुँ, उस उसके आधार पर
जो विभागों का बँटवारा है, पोर्टफ़ोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किया जाएगा और बड़ा ही यहाँ भी पारदर्शिता रहेगी और यहाँ भी सब कुछ जो है जैसे वो हमने हरियाणा में देखा कि ज़्यादातर होता है कि सीएम अपने पास होम डिपार्टमेंट रखते ही रखते हैं, लेकिन हरियाणा में जो होम डिपार्टमेंट है वो अनिल विज के पास गया क्योंकि एक सीनियर लीडर हैं और उनको भी उतना ही कद देना था खट्टर साहब जितना। तो यहाँ पे भी आपको लगता है कि होम जो है क्योंकि बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री चुनाव जीत के यहाँ भी आए हैं, इनको भी शपथ दिलाई जा रही है, तो होम यहाँ भी मोहन यादव अपने पास रखेंगे या जा सकता है किसी के पास? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि अ, पार्टी का फैसला होगा लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद जोशी प्रहलाद पटेल इन दोनों में से भी किसी के पास जा सकता है। तो ये महज़ पोर्टफ़ोलियो का आवंटन है, इसमें कोई विशेष उस तरीके की बात नहीं है जिसको लेकर के हम लोग हुँ, मतलब ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें होती हैं पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ होती हैं और जो भी लोग मंत्रिमंडल में अभी शपथ लेने जा रहे हैं, उन सबको ये पता है कि पार्टी जो है वो जवाबदेही, ज़िम्मेदारी और कार्य करने की पद्धति को देखती है और यहाँ जो भी काम मिलता है, आप उसको ईमानदारी से निभाइए, ये सबसे बड़ी बात होती है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया, एक बार पोर्टफोलियो हाँ, एलोकेट हो जाएँगे, जी, उसके बाद हम फिर उस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जी, इम्पोर्टेंट है कि बहुत कम समय है लेकिन फिर भी इन 3-4 महीनों में आप कैसे डिलीवर कर पाते हैं अपने मंत्रालयों में, उसके बाद लोगों को ज़्यादा तय करने में आसानी होगी कि लोकसभा के लिए कैसे बीजेपी को वो रेट करते हैं और बीजेपी चाहेगी कि स्ट्रॉन्ग मंत्रालय, स्ट्रॉन्ग लोगों को दिए जाएँ और उनकी डिलीवरी फास्ट रहे। ताकि वो केंद्र की जो नीतियाँ हैं उनको घर-घर तक पहुँचा के और उसके बाद उसको वोट में भी तब्दील की जा सके। इसीलिए शायद बड़े चेहरों को लाने की यहाँ कोशिश भी रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हाँ।